नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी के बुलंदशहर में अपहरण बेटी की बरामदगी को लेकर किसानों ने गुलावठी थाने पर तंबू लगाकर थाने के गेट पर डेरा डालकर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। बता दें कि पुलिस ने 6 जनवरी को अपहरित किशोरी के अपहरण के मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान एकता फौजी से यहाँ गुलावटी थाने में धरना हम जो दे रहे हैं, तो इसका कारण ये है 6 जनवरी को लड़की चंदपुरा गांव से गायब हो गई। FIR हो गई, सब काम हो गए। अपराधियों को पकड़ लिया गया। 3 अपराधी पकड़े गए। अपराधियों ने कबूल करा कि लड़की को मारकर नहर में फेंक दिया है, लेकिन पुलिस वालों ने आज तक डेड बॉडी नहीं ढूंढी, ना तो जिंदा ना मुर्दा। अगर लड़की जिंदा है तो जिंदा मिले हमें, मुर्दा है तो डेड बॉडी मिले उसकी। अब ऊपर से हम पे दबाव और बनाया जा रहा है कि यहाँ क्यों बैठे हो। इंचार्ज साहब के पास में आए तो थाना इंचार्ज साहब हमारे जिला अध्यक्ष बंटी शर्मा को कह रहे हैं यहाँ क्यों बैठे हो, कपड़े उतार के नहर में कूदो और वहाँ जाके डेड बॉडी को ढूंढो। फिर यार योगी जी के राज में पुलिस का क्या काम है। फिर अब आप लोग क्या भूख हड़ताल शुरू किया? क्या है? भूख हड़ताल शुरू कर दिया और अनिश्चितकालीन रहेगी। हमारे ऊपर दबाव आ रहा बहुत तगड़ा, हम उठेंगे नहीं, चाहे हमें जेल जाना पड़े यहाँ से। कितने लोग यहाँ भूख हड़ताल पे हैं? कम से कम 20 लोग हैं। कब तक जारी रहेगा? अनिश्चितकालीन, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। तो तब तक ये थाने पे तंबू लगा रहेगा? हाँ जी बिल्कुल। क्या पूरी बात बताओ। जब तक थाने पे तंबू लगा रहेगा, भूख हड़ताल रहेगी, यहाँ से हम हटेंगे नहीं, चाहे हमारे ऊपर लाठी बजे, चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे हमें हमारा कुछ भी हो। जब तक रात बारिश पड़ी है, इंस्पेक्टर साहब ने यहाँ से पानी तक उठवा लिया कि उनका पानी की बोतल को भी उठा लो अंदर को। वहीं लखनऊ से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि समाज में भेदभाव खत्म होना चाहिए और अंधविश्वास समाज की बुराई खत्म हो, तभी समाज और देश तरक्की करेगा। को धन्यवाद और बधाई दूंगा कि आज के दिन जहां आपने एक अच्छा काम कर करके नेताजी के काम, समाजवादी आंदोलन, नेताजी का संघर्ष और आज ही के दिन आपने तय किया कि जहां विवेकानंद जयंती है वहीं नेताजी के नाम से भी आपने एक कैलेंडर निकालने का काम किया है। इस कैलेंडर में हर महीने में कहीं न कहीं समाजवादी लोगों के और समाजवादी चिंतन दिखाई दे रहा है। जहां से शुरुआत हुई है, धरती पुत्र और नेताजी का नाम है, वहां सबसे पहले हमारी पार्टी का झंडा गीत जो आदरणीय उदय प्रताप सिंह ने लिखा था वो दिखाई दे रहा है। और आज जयंती के दिन हम ये भी संकल्प लें कि जो रास्ता दिखाया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता महेश तपासे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से सदा सरवनकर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बैलिस्टिक रिपोर्ट से साबित हुआ है कि गोली शिंदे गुट विधायक सदा सरवनकर की रिवॉल्वर से ही चलाई गई थी। उत्सवाच्या काळामध्ये सार्वजनिक ठिकाणी आमदार सदा सरवणकर यांनी हवेमध्ये गोळीबार केला। आता बॅलिस्टिकच्या अहवालामध्ये ते सिद्ध झाले की पिस्तूल पण सदा सरवणकरांची होती आणि गोळी पण सदा सरवणकरांची होती। आता सदा सरवणकर हे शिंदे गटाचे आमदार आहेत। मला विचारायचं आहे राज्याचे मुख्यमंत्री सन्माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांना, उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री सन्माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांना, आता तुमच्या गटाच्या आमदारावर ज्यांनी सार्वजनिक ठिकाणी हवेत गोळीबार केला, एक नव्हे तर 2 वेळा गोळीबार केला, अशा व्यक्तीवर तुम्ही कारवाई करण्याचं धाडस दाखवणार का? ही प्रखर मागणी। वहीं उत्तर प्रदेश में इन दिनों नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव 2024 के चुनाव को लेकर अपने पुराने साथियों से मुलाकात करने में जुट गए हैं। शिवपाल पूरे प्रदेश का दौरा करने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में सपा विधायक बुधवार को अपने साथी भोला सिंह के औरैया स्थित आवास पर पहुंचे। वहीं शिवपाल सिंह यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अभी तक जितनी सरकारें रही हैं उनमें सबसे भ्रष्टतम सरकार बीजेपी की है।
यहाँ आ गए और हर जगह हमारा कार्यकर्ता स्वागत भी कर रहे हैं। अब इसी तरीके से हम पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। अभी 18 तारीख को हम लखनऊ से चल कर के मऊ होकर के बलिया, फिर बलिया 19 तारीख को बलिया में कार्यक्रम करके गाजीपुर होकर के लखनऊ आएंगे और इसी तरीके से हमारे कार्यक्रम लगातार लगते रहेंगे। और इसलिए ज़रूरी हो गया है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूरी तरह से फेल सरकार है। इन्होंने अभी तक जितने वादे किए थे, अभी तक इनके एक भी वादा पूरा हुआ नहीं है। और ये सरकार सबसे भ्रष्टम सरकार है। अभी तक की जितनी भी सरकारें रही हैं उनमें सबसे भ्रष्टम सरकार। और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी नौकरशाही के हवाले उत्तर प्रदेश कर दिया है। कहीं पर कोई कंट्रोल है नहीं। बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और कहीं सुनवाई हुई नहीं है। किसान तो इतना परेशान है, एमएसपी तो किसानों को दिया नहीं है। एमएसपी की भी बात इन्होंने कहा था किसानों की आय हम दोगुनी कर देंगे। देखिए अभी हम अक्सू गए थे, अक्सू के बाद यहाँ आ गए और हर जगह हमारा। अगली खबर अमरावती से है, जहां महाविकास आघाड़ी सरकार में आम नागरिकों के हक और किसानों को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन चला। उस समय रवि राणा सहित कार्यकर्ताओं पर मामले दर्ज थे। उन्हें अमरावती जिला सत्र न्यायाधीश ने बरी कर दिया है। इस समय अदालत ने राणा और उनके कार्यकर्ताओं को 10 मामले में बरी कर दिया है। इस मौके पर रवि राणा ने कोर्ट का शुक्रिया अदा किया। महाविकास आघाडीची सरकार होती। अनेक शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी अनेक आंदोलन करावं लागले। कामगार आहे, युवक आहे, बुजुर्ग आहे, शेतकरी आहे, या सगळ्यांसाठी जेव्हा जेव्हा आवाज उचलला तेव्हा अनेक खोट्या केसेस आमच्यावर दाखल करण्यात आल्या, जेलमध्ये टाकण्यात आलं। अनेक कार्यकर्ते 200-300 कार्यकर्त्यांवर केसेस दाखल करून त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला। आज खऱ्या अर्थानं न्यायालयाने आम्हाला न्याय दिलेला आहे। सगळ्यांना निर्दोष या ठिकाणी जवळपास 10 ते 11 केसेसमध्ये आम्ही निर्दोष झालेलो आहे। कारण की आम्हाला ज्या पद्धतीनं सर्वसामान्य जनतेचा आवाज उचलण्यासाठी जेव्हा त्यांच्या न्यायासाठी आम्ही लढलो तेव्हा आमच्यावर जेव्हा खोटे गुन्हे दाखल केले तेव्हा आम्हाला अनेकदा पोलिसांच्या माध्यमातून थांबवण्याचा प्रयत्न केला, पण न्यायालयावर आमचा पूर्ण विश्वास आहे आणि न्यायालयाने आज इथं आम्हाला न्याय दिलेला आहे। जे सगळे आमचे कार्यकर्ते आहेत त्यांना निर्दोष या ठिकाणी न्यायालयाने आम्हाला न्याय देऊन केलेला आहे। म्हणून न्यायालयाचे आम्ही मनापासून आभार व्यक्त करतो आणि जेव्हा जेव्हा अन्याय होईल त्या अन्यायाच्या विरोधामध्ये आम्ही लढत राहू। आमचे ॲडव्होकेट मिश्रा साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहे। त्यांनी बिना फी घेतल्या आमच्या सर्वसामान्य गरीब कार्यकर्त्यांच्या जमान 33 महिन्याच्या सरकारच्या काळामध्ये अगली खबर अकोला से है, जहां रांगपा से विधायक अमोल मितकरी ने किरीट सोमैया को घेरते हुए कहा कि 2024 में किरीट सोमैया का राष्ट्रवादी गणित विफल होगा। नेते आणि माजी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ साहेब यांच्यावर परत एकदा किरीट सोमैया तोंडसुख घेताना दिसत आहेत। हे तेच किरीट सोमैया आहेत ज्यांनी यशवंत जाधव, यामिनी जाधव, प्रताप सरनाईक आणि भावना गवळी यांच्या विरुद्ध याहीपेक्षा टोकाची पत्रकार परिषद घेतली होती, याहीपेक्षा खालच्या पातळीची भाषा केली होती, याहीपेक्षा मस्तीची भाषा केली होती। मात्र हे चौघं ज्यावेळेस सरेंडर झाले शिंदे गटाला आणि भाजपला त्यावेळी त्यांच्या चौकशा बंद झाल्या। मात्र त्यांच्या धमकीला भीक न घालणाऱ्या नेत्यांना सातत्याने त्रास देण्याचा प्रयत्न होतोय। हाती काही लागणार नाही, लागत नाही त्यांनाही माहीत आहे। अनिल देशमुखांना त्यांनी तसाच त्रास दिला, त्याच्यानंतर आपल्या नवाब मलिकांना त्रास दिला, त्याच्यानंतर संजय राऊतांना त्रास दिला। आज परत त्यांनी पंगा घेतलाय राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासोबत। मी सोमय्याला सांगतो की जी मस्तीची भाषा तुम्ही करत आहात की आता परबांचा नंबर, नंतर मग मुश्रीफांचा नंबर, नंतर याचा नंबर, त्याचा नंबर, ही तुम्ही CBI, IT ह्या तुमच्या दावणीला बांधलेल्या सगळ्या संस्था आहेत। आणि एक लक्षात घ्या सोमय्या, यावेळी तुमचा नेम चुकलाय। कोल्हापूरच्या मातीशी जो नडतो त्याला कोल्हापूरची माती गाडते। तुम्ही चुकीच्या माणसासोबत पंगा घेतलाय। तुमची ती तोत्री जबान आहे
त्याला झणझणीत चपराक करवीरवासी देतील. शाहू भूमीच्या लाल मातीत तुमच्या पक्षासहित तुम्हाला नेस्तनाबूत केल्याशिवाय जनता राहणार नाही. 2024ची वाट बघा. किरीट सोमय्याचा पूर्ण त्याच्या पक्षासहित हिशेब चुकता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष केल्याशिवाय राहणार नाही. तुम्ही किती त्रास द्या, यातून काही सिद्ध होणार नाही. जनता शहाणी आहे, जनता हुशार है. वहीं एमएलसी चुनाव को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर में कैंट थाना स्थित कैंप कार्यालय बनाया है और उसका उद्घाटन पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने किया। इस दौरान भाजपा के एमएलसी क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह और जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, भाजपा एमएसपी प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह और भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं क्षेत्रीय अध्यक्ष और एमएलसी धर्मेंद्र सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने गोरखपुर अयोध्या स्नातक निर्वाचन क्षेत्र अपने विधान परिषद के सदस्यों के प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह का बयान दिया है। उद्घाटन करके हम लोगों ने आज गोरखपुर जिला और गोरखपुर महानगर इस सभी मतदाताओं की सूची को यहाँ रख दिया है। इस उद्घाटन में हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष देवेंद्र जो है डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी भी थे, प्रत्याशी हमारे देवेंद्र सिंह जी है, हमारे जिला के अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, महानगर के अध्यक्ष राजेश गुप्ता, ये सभी लोग यहाँ हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी समय समय पर आकर के यहाँ पर अपनी सूची की जानकारी करेंगे। कचहरी के सामने होने के नाते जो भी यहाँ आ जाएगा उसको इस बात की जानकारी हो जाएगी कि उसका केंद्र कहाँ है जहाँ उसको जाकर के मत देना है। कैंप कार्यालय भारतीय जनता पार्टी ने गोरखपुर अयोध्या स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में अपने विधान परिषद के सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह जी को प्रत्याशी बनाया है और आज हम सब ने ये भी फार्म भी दाखिल किया है। यहाँ हमारे पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री माननीय शिव प्रताप शुक्ल जी के नेतृत्व में हमारे जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष और हमारे प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह जी के साथ हम लोगों ने यहाँ इस कैंप कार्यालय का उद्घाटन किया है। यहाँ पर गोरखपुर जिले और गोरखपुर महानगर यानी पूरे जिले में जो मतदाता सूची है यहाँ रख करके यहाँ से पूरे जिले का संचालन यहाँ से किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने गोरखपुर अयोध्या। अगली खबर बुल्ढाना से है, जहां शिवसेना उद्धव ठाकरे बाला साहेब ठाकरे के वरिष्ठ नेता सुभाष देसाई ने कहा कि जिजाऊ की प्रेरणा से और मजबूती से महाराष्ट्र आगे बढ़ेगा। पूर्वी येऊन गेलेले आहेत आणि पुन्हाही येतील। काही कारणामुळे आजचं जरी येणं झालेलं नसलं तरी सुद्धा या ठिकाणची त्यांची भक्ती ही तशीच जाज्वल्य आहे आणि या ठिकाणी आम्ही सर्वजण पुन्हा एकदा माननीय उद्धवजींच्या सोबत येणार आहोत। आमची अपेक्षा असते तो चांगला सोनियाचा दिवस लवकरच उजाडेल अशी अपेक्षा। अलीगढ़ में दबंगों के द्वारा उधारी के पैसे मांगने के कारण मारपीट के बाद फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान फायरिंग में लोग बाल बाल बच गए। वहीं दूसरी ओर पीड़िता के द्वारा आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। फिलहाल फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। जीवनगढ़ गली नंबर 1 में कल शाम 6 बजे करीब मुस्तकीम के लड़के के ऊपर कुछ लोगों द्वारा मारपीट की गई और फायर करने की घटना की सूचना उनके द्वारा दी गई है, जिस पर अभियोग पंजीकृत विधिक कार्रवाई प्रारंभ की गई है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। ये नॉलेज में है सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है तमंचा हाथ में लेकर। मैं वीडियो नहीं देखा, लेकिन ये है कि घटना की जानकारी है, जानकारी संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है। ठीक। अगली खबर रायबरेली से है, जहां राष्ट्रीय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत अब निजी क्षेत्र के आयुष विभाग के चिकित्सकों को भी टीबी रोगी की सूचना निक्षय पोर्टल पर देनी होगी। 2024 तक जिले के क्षय रोग को मुक्त करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। एक ऐसी बीमारी है जो संक्रामक है और ये बहुत ही जल्दी एक से दूसरे तक प्रसारित होती है और इसी के प्रसार को रोकने के लिए सारी सरकारी मशीनरी काम कर रही है और उस मशीनरी के काम करने का जो भी मकसद रहा वो ये रहा कि ज़िले में जो भी मरीज़ हों उनको जल्दी से जल्दी खोज के इलाज पे रखा जाए।
तो लगभग इस वर्ष में जो 2022 गुजरा है, इस प्रोग्राम में ज़िले में लगभग 5,815 मरीज़ खोजे गए हैं और इनमें से जो छोटे बच्चे हैं जो कि मतलब वयस्क की श्रेणी में नहीं आते हैं, वो लगभग 260 हैं और शेष लगभग 5,555 के आसपास ये वयस्क बच्चे हैं। जो अभी सरकार हमीरपुर में आर्या न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। दरअसल पूस की रात में फूस के नीचे रात बिताने वाले बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए व्यापार मंडल आगे आया है। व्यापारियों ने बाढ़ पीड़ितों को जाकर कंबल वितरित किए हैं। कंबल वितरण का कार्यक्रम किया हुआ है। जो लोग, ये वही लोग हैं जो बाढ़ में अपने घरों को खो चुके थे और व्यापार मंडल निरंतर इनके ऊपर अपनी निगरानी रखे हुए है। जब से बाढ़ आई थी, बाढ़ में भी हम लोगों ने जो बना व्यापार मंडल से वो इनको निरंतर भोजन की व्यवस्था कराई एवं बाढ़ हटने के बाद भी इनको लगातार हम लोगों ने जब जब बना है, चाहे इनके लिए रहने के लिए बरसाती हो या अनाज की व्यवस्था हो, लंच पैकेटों की, वो भी निरंतर बीच में की गई है। और आज जैसे ठंड आई, जानकारी हुई हम लोगों को मीडिया बंधुओं के माध्यम से, हम लोगों ने कंबल का भी वितरण किया है एवं आगे इनको राशन की भी व्यवस्था इनकी जल्द ही व्यापार मंडल करेगा। वहीं गोरखपुर महोत्सव की कड़ी में आज दिग्विजय नाथ पार्क में डॉग शो का आयोजन हुआ। अलग अलग जिलों से आए लगभग 30 ब्रीड के डॉग्स ने इस शो में हिस्सा लिया। कई राउंड के प्रदर्शन के बाद 10 डॉग्स को चुना गया। अंत में 10 डॉग्स के प्रदर्शन में बेस्ट ऑफ द डॉग्स यानी चैंपियन ऑफ द डॉग चुना गया। यहाँ आकर देखकर गोरखपुर में। मैडम, अब तक कितने कुत्तों को देखा गया और क्या क्वालिटी इसमें देखी गई? क्वालिटीज़ के बारे में तो मैं नहीं बता पाऊंगी, बट डिफरेंट वैरायटी से लाभ देख चुके हैं, अलास्कन देख चुके हैं, पग है, रॉटवाइलर है, डोगो अर्जेंटिनो है, तो वैरायटी ऑफ ब्रीड्स अभी देख चुके हैं। मैनी मोर टू कम। संगीता कारुनेश। आज ये चौथा एनुअल डॉग शो है। पिछले 4 सालों से हर साल गोरखपुर महोत्सव के अंतर्गत ये डॉग शो पशुपालन विभाग द्वारा किया जाता है। इसमें शहर के और आसपास के ज़िलों के विभिन्न प्रकार के श्वान यहाँ पे प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। इस बार करीब 30 ब्रीड हमारे पास आई है, जिसमें कुछ बहुत रेयर ब्रीड हैं। हर ब्रीड में हमने जो है 3-3 पुरस्कार रखे हैं और उसमें पहला पुरस्कार है बेस्ट ऑफ द ब्रीड का, दूसरा पुरस्कार है रिजर्व बेस्ट ऑफ द ब्रीड का और तीसरा पुरस्कार है सेकंड रिजर्व बेस्ट ऑफ द ब्रीड का। इसके अलावा हम लोगों ने 10 जो है बेस्ट ऑफ द शो के पुरस्कार रखे हैं। इसको जज करने के लिए ऑल इंडिया जज श्री वीपी यादव साहब कानपुर से आए हुए हैं और हम लोग हर बार ये प्रयास करते हैं कि यहाँ पे लोग डाक के। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां पुलिस ने अवैध तस्करी कर बिहार ले जाई जा रही भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की। इस दौरान पुलिस ने अवैध शराब और ट्रक के साथ 4 शराब तस्कर भी गिरफ्तार किए हैं। बता दें कि बरामद अंग्रेजी शराब की कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। इसको और एसएजी टीम को एक सूचना मिली थी कि कुछ शराब जो है हरियाणा से तस्करी करके दूसरे प्रांतों को ले जाई जा रही हैं। उस सूचना के आधार पर इन लोगों ने उसको ट्रैक किया। ट्रैक करने पर एक ट्रक बरामद हुआ जिसमें 4 व्यक्ति सवार थे जो हरियाणा के रहने वाले हैं। उनसे करीब 157 पेटी शराब, जिसमें 1884 बोतलें हैं, बरामद हुई है। उस ट्रक को जब छानबीन की गई तो पता लगा कि उन्होंने एक केबिन अंदर बना रखा है। उसी केबिन में उन डिब्बों को रख देते हैं और अन्य सामान लाद करके ले जाते हैं। उनमें जो उसकी अनुमानित कीमत लगभग जो बताई जा रही है 12 से 15 लाख रुपए के बीच में बताई जा रही है। बाकी छानबीन इनसे की जा रही है कि कैसे क्या है, क्या करते हैं, पहले भी इनका कोई इतिहास रहा नहीं रहा है। उन सारी चीज़ों छानबीन करने के पश्चात मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इन्हें न्यायिक परीक्षा में भेज दिया गया है। छानबीन के पश्चात अगर कोई बात अगर आएगी तो उसमें भी कार्रवाई करेंगे। सर, आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगा? ये हरियाणा। वहीं मैनपुरी में खड़ी फसल को प्रशासन ने ट्रैक्टर से जुतवाकर सदर एसडीएम ने कार्रवाई की है। 10 एकड़ चारागाह की जमीन पर अवैध कब्जे को मुक्त कराया गया है। लंबे अरसे से चला आ रहा था भूमाफियाओं का कब्जा इस जमीन पर, जिसकी वजह से एसडीएम सदर सहित भारी संख्या में पुलिस बल
मौके पर पहुंचे और जमीन को खाली कराया। और जिलाधिकारी महोदय के मार्गदर्शन में तहसील सदर पे सरकारी भूमि अवैध कब्जा मुक्त कराए जाने का अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने तरतिभानपुर में गाटा संख्या 2441 पे जो चारागाह की भूमि है अवैध रूप से लोगों ने जोत रखी थी, इसको हम लोगों ने मौके पर जाकर पैमाइश की और फिर इसको पूरा खाली कराया। यहाँ यह भी संज्ञान में आया कि कुछ अवैध पट्टे हो रखे थे, जिसके लिए हमने अपने उच्च अधिकारियों से इसके बारे में बात की और आज्ञा प्रेषित की। मौके पर पूरा जुतवा कर खाली कराया गया है। इसको अब चारा बुआने के काम लाया जाएगा। प्रधान एवं सचिव के सुपुर्द करते हुए इसकी पूरी तारबंदी होगी और आगे से ऐसा ना हो इसलिए बोर्ड लगाया जाएगा जिस पर लिखा जाएगा कि यह सरकारी भूमि है, अवैध कब्जा करना कानूनी जुर्म। कितने बीघा का? 7.5 संगमड़ी हो गई थी। इसमें बहनाना भी हुई है। और फिर क्या हुआ? अब क्या बताया दे ना, हमें तक पढ़े लेके हम कभी जानते हैं। तो ये एसडीएम आई है, कब्जा उठा रही है हमारा। हाँ, जिनने करवा जो तो भाई सागा हमारी काट ले देते जो देते। क्या 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 थी? क्या है खेत में? गेहूं ठाड़े थे। क्या नाम आपका अम्मा? बीरा देवी। कितने बीघा का? 7.5। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।